हिंदी की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले वाली क्लास में हमने शब्द के प्रकार में पहला जो प्रकार था वो पढ़ा था उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार, और उसमें 5 प्रकार थे, उन सब का हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। सबसे पहला जो शब्द है उसका हम अध्ययन करते हैं रूढ़ शब्द। देखिए, रूढ़ शब्द के अंदर जो रूढ़ आ रहा है इसका भी शाब्दिक अर्थ अपने को जानना जरूरी है। तो ये जो रूढ़ है इसका शाब्दिक अर्थ है वो है परंपरा या परंपरागत, परंपरा या परंपरागत, ये इसका क्या है शाब्दिक अर्थ है। यानी कि रूढ़, रूढ़ी, ये शब्द आपने सुने होंगे। रूढ़ी, परंपराएं, परंपरा नाम आपने खूब सुना होगा जिसको अपन रूढ़ी भी कहते हैं। तो ये परंपरागत शब्द है, उसके लिए क्या लिया गया है, रूढ़ शब्द काम में लिया गया है। तो इसी से हम इसको समझेंगे कि ये क्या है, परंपरागत शब्द हैं जिन्हें वर्तमान तक उसी रूप में प्रचलित हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो हम इसको परिभाषा के तौर पे परिभाषित कर सकते हैं, वे शब्द जो किसी विशिष्ट अर्थ के रूप में, किसी विशिष्ट अर्थ के रूप में किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आपके बिल्कुल ये समझ में आ गई होगी बात कि वे शब्द जो किसी विशिष्ट अर्थ के रूप में किसी वस्तु, स्थान या प्राणी, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसकी देखो, ऐसे तो प्रश्न जो आता है अपना वो इस प्रकार का आता है कि निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है, निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। इस प्रकार का क्वेश्चन अपने परीक्षा में आता है। तो उसके लिए हम इसकी एक पहचान के तौर पे लिख लेते हैं कि इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अपने तो जो क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार का आएगा। तो इसकी पहचान के तौर पे हम लिख लेते हैं कि इनमें क्या होता है कि सभी जो शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वो आते हैं, लेकिन उसमें भी अपने को एक ध्यान रखना है कि संधि युक्त शब्द नहीं आते और समास युक्त शब्द नहीं आते हैं। तो ये अपन लिख सकते हैं कि संधि व समास युक्त शब्दों को छोड़कर समस्त पर्यायवाची शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। संधि व समास युक्त शब्दों को छोड़ करके और समस्त जो पर्यायवाची शब्द है वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ एक शब्द लिख लेते हैं, जैसे गाय, दूध, रोटी, कपड़ा। इसी प्रकार से अपने देव, स्त्री, इसी प्रकार से अपने पास में शब्द है गाय हो गया, दूध हो गया, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, देव हो गया, ठीक है, पत्थर, दीपक। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो परंपराओं से, पुराने समय से, वर्षों से
और उसी रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, जो वर्षों से, परंपराओं से और उसी अर्थ के रूप में प्रचलित किए जाते हैं। जैसे गाय शब्द है, दूध शब्द है, रोटी है, कपड़ा है, देव, स्त्री, पत्थर, दीपक, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो मैंने यहाँ पे एक तरह से आपको पहचान के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है कि इसकी पहचान अपने किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये थे अपने रूढ़ शब्द जो परंपरागत शब्द हैं और वर्तमान में भी उसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब अपना अगला पढ़ते हैं यौगिक शब्द। दूसरा अपना इसी का भाग है, वो है यौगिक शब्द। यौगिक का भी अपन शाब्दिक अर्थ अगर देखें, यौगिक का यदि अपन शाब्दिक अर्थ देखते हैं, यौगिक ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक इसमें है अपने योग और दूसरा इसमें इक प्रत्यय है। योग का अर्थ हम सब जानते हैं क्या होता है, जोड़, और इक इसमें क्या है, प्रत्यय है। जोड़ यानी जुड़ना, जोड़ यानी जुड़ना। अब जुड़ेगा क्या, दो या दो से अधिक शब्द जुड़ेंगे, शब्द पढ़ रहे थे अपन। तो इसको अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे शब्द हैं, यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं और वो अपना अर्थ भी उन शब्दों में निहित अर्थ के अनुसार ही प्रदान करते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। यौगिक शब्द की परिभाषा, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं तथा उन शब्दों के अनुसार ही अपना अर्थ देते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं और उन शब्दों के अनुसार ही अपना अर्थ देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। इसकी भी अपन पहचान लिख लेते हैं। पहचान जो कि क्वेश्चन को हल करने में अपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। अब इसमें पहचान के लिए इसमें आपने देखा होगा कि संधि और समास रहित समस्त जो पर्यायवाची शब्द हैं वो किस में आ जाते हैं, रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आते हैं, वो आते हैं संधि युक्त शब्द, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्द जुड़ेंगे तो इसका मतलब उसमें संधि होगी या प्रत्यय होगा या उपसर्ग होगा या समास होगा। तो इसके अंतर्गत प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास युक्त शब्द वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसकी विशेष पहचान मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपके क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी सहूलियत रहेगी। तो इसमें आते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, संधि व बहुव्रीहि समास को छोड़कर समस्त सामासिक शब्द ये इसके अंतर्गत आते हैं। बहुव्रीहि समास को अपने को क्या कर देना है, छोड़ देना है। उसके अंदर निहित शब्द हैं वो यौगिक शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी समस्त शब्द जो दो या दो से अधिक के शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं और वो अपने शब्दों के अनुसार ही अर्थ देते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ एक लिख लेते हैं। इसमें
जैसे अपने पास में प्रत्येक है, विद्यालय है, प्रत्येक है, विद्यालय। इसी प्रकार से ये शब्द लिखा हुआ है सामासिक, यहाँ पे एक प्रत्यय है इसमें, ठीक। इसी प्रकार से खुद ये शब्द ही है यौगिक। तो अपने पास में बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे महर्षि है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, राष्ट्रपति है। यानी कि आप शब्दों को संधि युक्त शब्द, समास युक्त, प्रत्यय युक्त, उपसर्ग युक्त शब्द जो भी काम में लेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, यौगिक शब्दों के अंतर्गत आएंगे। बस शर्त एक है कि उसमें बहुब्रीहि समास नहीं होना चाहिए। प्रत्येक, प्रति जमा एक, अपने को सबको पता है, इनका कर सकते हैं अपन इसको, प्रति जमा एक, विद्यालय, विद्या जमा आले, समासिक, समजमासिक। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कि यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं और वो उन शब्दों में निहित अर्थ को ही प्रकट करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। पहचान के लिए मैंने आपको बता दिया, प्रत्यय युक्त, उपसर्ग युक्त, संधि युक्त और बहुब्रीहि समास को छोड़ करके समस्त समासिक शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, यौगिक शब्दों के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब अपन तीसरे प्रकार का अध्ययन कर लेते हैं, योग रूढ़। तीसरा अपने पास में प्रकार है वो है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द, इसका भी अपन शाब्दिक अर्थ देख लेंगे तो अपने याद करने के लिए अच्छा रहेगा। इसमें लिखा हुआ है योग और क्या लिखा हुआ है, रूढ़। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है योग रूढ़ शब्द, वो योग और रूढ़। योग का मतलब वही आपको बताइए क्या है, जोड़, और रूढ़ यानी परंपरा या परंपरागत। ये अपने पास में इनके दोनों के अर्थ आ गए। अब देखो इसी से अपन अर्थ लगाएंगे इसका कि योग, योग यानी जोड़, यानी कि ये भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन परंपरा, आगे रूढ़ शब्द लगा, इसका मतलब परंपरागत हो गया। लेकिन ये क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन उन शब्दों में निहित अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ देता है, यानी विशेष अर्थ के रूप में ये रूढ़ हो जाता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन शब्दों में निहित अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ के रूप में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये बात अब अच्छे से आपके समझ में आ गई कि दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलके बने हुए हैं, लेकिन उनका जो शाब्दिक अर्थ है वो उन शब्दों के अनुसार न होकर के और किसी विशिष्ट अर्थ के रूप में रूढ़ हो जाता है। इसीलिए इन शब्दों को अपन क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये अपन ने इनके तीनों प्रकार। अब इसकी भी मैं पहचान के तौर पे लिख देता हूं, जो कि अपने सभी की लिखी है। पहचान, इसकी पहचान ये है कि जो छूट गया वो इसमें आएगा। अब छूट गया क्या था, बहुब्रीहि समास युक्त जो शब्द हैं वो छूट गए थे, तो इसकी पहचान यही है, बहुब्रीहि समास
युक्त शब्द। बहुब्री समास युक्त जो समस्त शब्द है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। दो चार उदाहरण भी अपन इसमें देख लेते हैं। पीताम्बर, इसी प्रकार से अपने पास में है मुरारी, गजानन, इसी प्रकार से लंबोदर, लंबोदर तो गणेश जी का हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं त्रिनेत्र। ये अपन कुछ एक उदाहरण इसमें देख लेते हैं। तो देखो पीताम्बर, अब इसमें क्या हो रहा है? पीत और ये हो गया अंबर। ये तो इनका शब्द थे जिनसे ये मिलकर के बना हुआ, और शाब्दिक अर्थ होता है पीला और अंबर। लेकिन ये इस रूप में न होकर के और विष्णु के अर्थ के रूप में क्या हो गए? रूढ़ हो गए। विष्णु के अर्थ के रूप में क्या हो गए? रूढ़ हो गए। तो इसलिए जो पीताम्बर शब्द है वो क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। इसी प्रकार से ये है आपका मुर, जमारी। मुर एक राक्षस का नाम है, हरियन शत्रु, और मुर नामक राक्षस को मारने वाला या उसका शत्रु कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो ये श्री कृष्ण के रूप में क्या हो गया? परंपरागत या रूढ़ हो गया। गजानन, गज के समान आनंद, अर्थात हाथी के समान मस्तिष्क वाला, और ये किसके रूप में हो गया? गणेश जी के रूप में क्या हो गया? इसका रूढ़ हो गया। इसलिए ये शब्द क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। त्रिनेत्र, त्रि और नेत्र, त्रि यानी तीन और नेत्र यानी आंख, तीन नेत्र वाला। तो इसको किसके रूप में? शिव के रूप में अपन क्या मानते हैं? रूढ़ मानते हैं। तो ये जो शब्द हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलके बने हुए हैं, लेकिन वो किसी विशेष अर्थ के रूप में क्या हो गए हैं? रूढ़ हो गए हैं। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये थे व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब अपन इसका अगला जो प्रकार है वो देख लेते हैं। तीसरा जो आधार है इसका वो क्या है? तीसरा आधार अपने सबने देखा था कि रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन के आधार, रूप परिवर्तन के आधार। अब रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्दों के प्रकार थे वो थे दो। एक था अपने पास में विकारी शब्द और दूसरा था अपने पास में अविकारी शब्द। सबसे पहले हम विकारी शब्द का अध्ययन कर लेते हैं। विकारी शब्द, विकारी शब्द, विकारी शब्द का मतलब क्या हुआ? विकार, यानी कि रूप परिवर्तन हो गया, उसके अंदर कोई न कोई बदलाव आ गया। विकार शब्द का अर्थ ही है। तो इसमें भी यही होता है कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर क्या है? लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है। तो वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक व काल का प्रभाव पड़ता है, अर्थात इनके अनुसार इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जिन पे लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ जाता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों में हमने उस सारणी में देखा था, प्रमुखता पढ़े थे संज्ञा शब्द, फिर दूसरा इसमें पढ़ा था अपन ने सर्वनाम, और तीसरा इसमें हमने पढ़ा था विशेषण,
और चौथा और इसका जो अंतिम प्रकार था वो पढ़ा था अपने क्रिया। ये अपन ने उसमें प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। अब हम संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन ये चीज हम अगली क्लास में इसका अध्ययन है वो कर लेंगे कि संज्ञा के जो प्रकार 3 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, फिर उनका भी अपन विशेष ट्रिक द्वारा कि भाई कौन सा शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक किसमें है, भाववाचक किसमें है, जातिवाचक किसमें है, वो सब हम अगली क्लास में अध्ययन कर लेंगे। और इस क्लास में भी आपने विथ ट्रिक और ये जो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द है वो पढ़े हैं, और इसमें से जो भी एग्जाम में आएगा वो आसानी से आप हल कर पाएंगे। आप नियमित रूप से क्लासें देखते रहें। धन्यवाद।